हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्यन चौधरी आ चुके हैं, अनुज कुमार ठाकुर आ चुके हैं, राजेश डागे आ चुके हैं, नवल किशोर प्रसाद आ चुके हैं, नजमा प्रवीण आदि, स्वाति कुमारी, चंद्रराज चौबे आ चुके हैं, कुलदीप जाटव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल फ्रॉम पटना आ चुके हैं, उसके बाद प्रशांत चौधरी आ चुके हैं, यशवंत कसना आ चुके हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सब ठीक चल रहा है? क्लास तो चल जाएगी, क्लास तो 1-2 मिनट लेट हो जाती है तो वो सोर्स एरर आता है बच्चा, वो जैसी क्लास स्टार्ट होता है तो वो अपना खत्म हो जाता है। चलो फिर, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट की जाए। क्या पढ़ रहे थे हम ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव के शरीर में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, जो कहाँ कहाँ से किस किस पैथोजन के थ्रू हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हम बीमारियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी जो बाई बर्थ हो जाए उसको हम जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं, उसको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं, और एक ऐसी जो आप जन्म के बाद एक्वायर करते हैं उनको हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है जो किसी इन्फेक्शन के हमारे बॉडी में एंटर करने से हुई और जो आपसे आगे से आगे से आगे से आगे फैल सकती है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो आपके बॉडी में ही हुई है, वो किसी चीज की कमी से या किसी चीज की ज्यादा से हो सकती है, जैसे कोई हार्मोन की कमी हो गई या आयोडीन की कमी हो गई है ना, इसकी वजह से होने वाली बीमारियां। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी। अब हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कौन देता है? जिनको जन्म बैक्टीरियाज देते हैं। जीवाणु जनित रोग हम पढ़ रहे थे। अब जीवाणु जनित रोग में हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? आप लोग बताओगे मुझे कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हमने पढ़ ली थी। फटाक से सभी लोग कमेंट करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कैसा पढ़ रहे हो, कैसा नहीं पढ़ रहे हो। कुछ लोग होते हैं सिर्फ क्लास ऐसी अटेंड करने आ जाते हैं, कमेंट करने, और उनसे पूछो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता चैप्टर कौन सा चल रहा है। हाँ, उन्हें ये नहीं पता लगता है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो प्लीज मुझे बताओ हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी। याद है हमने कल पढ़ा था टाइफाइड, जिसको हमने मियादी बुखार बोला था। टाइफाइड पढ़ लिया था। 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? हमने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लिया था। और कोलेरा, जिसको हिंदी में हम हेजा के नाम से भी जानते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। इतनी सारी बीमारियां हमने पढ़ ली थी, यानी 3 पढ़ ली थी। अब चौथी स्टार्ट करें। चौथी स्टार्ट करते हैं तो 4 नंबर पे आती है न्यूमोनिया। बच्चा कोई भी एसएससी हो, कहीं का भी एसएससी हो, यहां से क्वेश्चन पक्का आते हैं। 4 नंबर पे लिखिएगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया देखो, इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है पी से, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है तो पी इज साइलेंट, पी साइलेंट हो जाता है, सिर्फ न्यूमोनिया रह जाता है। एन से इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यूमोनिया। आपने सुना होगा ना। सौरभ क्या कह रहे हैं कि रिप्लाई दीजिए किस बात का? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिहार एसएससी कवर हो जाएगा। देखो आपने सुना होगा कुत्ते और छोटे बच्चों को बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है ना। छोटा बच्चा होता है 4-5 महीने का, तो उसमें क्या हो जाता है? बहुत अच्छी लगी क्लास, कल फर्स्ट डे था। अच्छा कल फर्स्ट डे था आपका राकेश, बहुत बढ़िया। पुराना आपने पढ़ लेना जो भी आपका बचा हुआ है, बहुत सारी क्लासेस रह गई है पीछे की, वो सारी पढ़ लेना आप। देखो आपने देखा होगा 2 या 3 महीने का बच्चा होता है तो आपने सुना होगा फलाने के बच्चे को न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया बिगड़ गया। अब इतना न्यूमोनिया नहीं होता, जब क्योंकि अब न्यूमोनिया के लिए मार्केट में वैक्सीन आ गई, टीका लगने लग गया, तब न्यूमोनिया से बच जाता है। लेकिन पहले बहुत, जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक लोगों को बहुत ज्यादा न्यूमोनिया होता था और न्यूमोनिया होके बिगड़ जाता था। बिगड़ने का मतलब न्यूमोनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। तो न्यूमोनिया से डेथ भी हो सकती है छोटे बच्चों की, और हर साल बहुत सारे बच्चे अब भी मरते हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन भी आती है। इनफैक्ट अब तो टीवी में एड भी आने लग गया। आपने देखा ऐश्वर्या राय एक एड करती है जिसमें वो बोलती है बच्चों को डिप्लोकोकस का इंजेक्शन जरूर लगाए, है ना। आपने अगर वो एडवर्टाइजमेंट देखा है तो वो डिप्लोकोकस क्या है? डिप्लोकोकस ऐसा बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया करता है। तो डिप्लोकोकस से बचने के लिए अब तो वैक्सीन चलने लग गई है, टीका चलने लग गए। हालांकि आजकल तो जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशन होता है ना, उनमें न्यूमोनिया वगैरह के साथ में मिलाकर लगा देते हैं डोज। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, न्यूमोनिया होता क्या है।
यानी कि न्यूमोनिया का पैथोजन क्या है? पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है। तो रोगजनक क्या होगा? एक बैक्टीरिया ही होगा। कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो यहाँ पे दो बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस, और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि कोकस प्रजाति के दो बैक्टीरिया हैं, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये दोनों बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गए, और ये कहां से आते हैं, यानी कि इनका वेक्टर क्या है, वाहक क्या है, तो बच्चा ये रहते हैं ड्रॉपलेट की फॉर्म में आते हैं ये, यानी कि ये वहां पर रहते हैं जहां पे हल्का फुल्का पानी रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पानी कहाँ पर, कि आपने गर्मियों में कूलर चलाया, कूलर 3-4 दिन तक कूलर के अंदर पानी था, आपने साफ सफाई नहीं करी, है ना, और उस कूलर को फिर चला लिया आपने, 3 दिन बंद पड़ा था, उसके बाद आपने कूलर को चला लिया, उसके पानी की सफाई नहीं करी, या 10-12 दिन तक कूलर नहीं चलाया था, फिर अचानक से आपने कूलर चलाया, तो उस कूलर के जो पानी में है ना, इतने दिनों में बैक्टीरिया पनप गए, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ऐसे ही आपने देखा होगा मटके वटके में हम पानी पीते हैं, और मटके की सफाई नहीं करते, हम ऐसे ही पानी पीते जाते हैं ऐसा, और उस मटके के नीचे की तरफ तलवे में बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जहाँ पे मॉइस्चर होता है ना, नमी होता है, पानी तो पानी कैसा, जहां पर हल्का फुल्का पानी रहता है, नमी वाली जगह पे ये बैक्टीरिया आसानी से मिल जाते हैं, ये पनप जाते हैं। एसी के पाइप से जो पानी निकलता है ना, वो पानी अगर आपके रूम में आके गिर रहा है, उसके आपने बाल्टी लगा रखी है, उस बाल्टी की आप सफाई नहीं करते हैं, बहुत देर तक एसी चला दिया बच्चों को, तो उस मॉइस्चर में जो नमी आ जाती है ना, जो हल्का सा ठंड पड़ के नमी आ जाती है, उससे भी बच्चों को हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने सारे बच्चों को निमोनिया हो गया, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा सा साफ सफाई की कमी रहती है, तो उस साफ सफाई की कमी की वजह से ही वहां पर डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया पनप जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जनरली, मैंने कहा ना, मॉइस्चर, नमी वाली जगह से या पानी या ड्रॉप्स की फॉर्म में किसी भी चीज से हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब ये बच्चों में ज्यादातर एंटर करते हैं, बच्चों को ही क्यों ज्यादा होता है? बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। हम लोग तो बड़े हो गए हैं, हम तो एक दिन में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को खा खा के हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रोंग हो गया है, यानी कि हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो बहुत मजबूत है। लेकिन बच्चा छोटा होता है, वो सेंसिटिव होता है, उसका इम्यून सिस्टम वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है उसका इम्यून सिस्टम, तो उसमें ये बैक्टीरिया जाकर पनप जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया नाक या मुंह से जाते हैं, नोज या माउथ से एंटर करते हैं, और एंटर करके ये सीधा आपके लंग्स में जाएंगे, यानी कि जिसके बॉडी में एंटर कर गए उसके फेफड़ों में जाएंगे। ये खतरनाक क्यों है? अगर न्यूमोनिया बिगड़ गया तो बचता नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि ये लंग्स को इफेक्ट करता है। और क्या करता है लंग्स में? अभी आपको एक फोटो दिखाती हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये कोई इंसान है, इसको न्यूमोनिया हो गया है ना। अब न्यूमोनिया में पहले देख लो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या ऐसे इंसान में बदलाव दिखेंगे जिससे उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पहला, चेस्ट में पेन होगा, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होगा। और नेक्स्ट आप बताओ कि बच्चा, सर में बहुत दर्द रहेगा और बहुत ज्यादा कफ रहेगा और फीवर रहेगा। फीवर रहेगा, छींकें आएंगी बहुत ज्यादा, कफ हो जाएगा, छाती पर प्रेशर लगेगा, आपके सांस लेने में डिफिकल्टी होने लग जाएगी, एक टाइम के बाद सांस लेने में भी आपको प्रेशर सा महसूस होने लग जाएगा, और सर में दर्द। ये कुछ यहाँ पर इसके सिम्टम्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ये आपका डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये आके पनप गया है। ये कैसे आया? देखो, माउथ से या नाक से आता आता ऐसे आपके विंड पाइप से आता हुआ ये आपके फेफड़े हैं। इन फेफड़ों में आके, फेफड़ों के अंदर एक टाइप की सेल्स होती हैं, जिन सेल्स को हम कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई हिंदी में बोलते हैं कूपिका। बच्चा थोड़ा सा ध्यान से समझना, कल हमने पढ़ा था टीबी में फेफड़ों की मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाती है, पढ़ाया था ना कि टीबी किसी को होती है तो उसके फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन टीबी और न्यूमोनिया में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कि
कि न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया में फेफड़े के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं, ये एल्वेलाई इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की। इसमें खून और हवा भरी पड़ी होती है, उस खून के अंदर एयर रहता है, एयर का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नॉर्मल एल्वेलाई है किसी इंसान के जिसको डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोनिया नहीं हुआ है, तो ये आपके फेफड़ों की सेल्स इतनी अच्छी हेल्दी है। लेकिन अब क्या हो जाता है, आप बताओगे कि अगर किसी के बॉडी में क्या न्यूमोनिया आ गया, तो न्यूमोनिया आएगा तो न्यूमोनिया में कौन सा बैक्टीरिया आएगा, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, वो आके इन एल्वेलाई में इंफेक्शन कर देगा, इन सेल्स के अंदर संक्रमण कर देगा, और इतना इंफेक्शन हो जाएगा कि इन एल्वेलाई के अंदर जो खून था ना, वो खून खराब होने लग जाएगा और उस खून का पस भरने लग जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, पस भर जाएगा इन सैक्स के अंदर, पानी भर के फेफड़ों में पानी भर जाएगा, पानी से पस पड़ जाएगा और वहां पे उस बच्चे का खून खराब होना शुरू हो जाता है, और जिसके वजह से अब एक टाइम के बाद इस बच्चे के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। और जब निमोनिया बिगड़ता है ना, तो उस बच्चे के नाखून नीले पड़ जाते हैं, होंठ नीले पड़ जाएंगे, पहले भूरे पड़ेंगे ग्रे रंग के, फिर नीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब तब हमारा शरीर नीला पड़ने लग जाता है। तो धीरे धीरे उस बच्चे के होंठ हो गए नीले, उसका पूरा बॉडी नीला सा पड़ने लग जाएगा, यानी न्यूमोनिया बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि भाई ये सीधा लंग्स की सेल्स के ऊपर जाके अटैक कर रहा है, और जिसकी वजह से अब ये बच्चा सांस भी नहीं ले पाएगा और इसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखना पड़ेगा, सारा दिन ऑक्सीजन मास्क से बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और अगर सही टाइम पे एंटीबायोटिक्स, सही टाइम पे दवाई, सही टाइम पे इलाज मिल गया, तब तो वो बच्चा बच जाएगा। और अगर नहीं बचा, अगर नहीं करा है सब कुछ, तो इस बच्चे का न्यूमोनिया बढ़ के पूरे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा, फेफड़े डैमेज हो जाएंगे, फेफड़ों में पस भर जाएगा, इसमें खून की कमी और इस बच्चे में ऑक्सीजन की कमी से ये बच्चा मर जाता है। ये बच्चा मर जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूमोनिया बिगड़ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया से होने वाली वो कौन सी बीमारी है जिसमें लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। लंग्स इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े श्वसन तंत्र का हिस्सा है, तो इसमें लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और लंग्स में कहां? तो फेफड़ों की जो सेल होती है ना, फेफड़ों की जो कोशिका होती है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है एल्वेओली। एल्वेओली, हिंदी में इसको कूपिका कहा जाता है। ये कूपिका के अंदर जो खून है वो फ्लूइड में बदल जाता है, वो पस में बदल जाता है, और फिर आगे चलकर ये कूपिका सैक जैसी स्ट्रक्चर ये फट जाती है और उसके फेफड़ा पूरे तरीके से सड़ जाता है, गल जाता है। और ऐसे बच्चों में फिर किसकी कमी? ऑक्सीजन की भी कमी, डिक्रीज, और इन बच्चों में खून की भी कमी हो जाती है, और लास्ट में इन बच्चों को अटैक पड़ जाता है, और अटैक पड़ के ये मर जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मर जाते हैं। लेकिन बच्चों, आजकल ये बीमारी इतनी ज्यादा नहीं फैलती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, इसके लिए टीका लग जाता है बच्चे को बचपन में ही। के लिए बच्चे को टीका लग जाता है बचपन में ही, और टीका किस नाम से? इसी नाम से, डिप्लोकोकस वैक्सीन। डिप्लोकोकस वैक्सीन या स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन, इस नाम से ही वैक्सीन आता है, इस नाम से ही वैक्सीन आता है। आपको क्या याद रखना है? न्यूमोनिया किससे होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से? डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आपसे पूछेगा कि इस बीमारी में कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है, आप बताओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। कहां पे? फेफड़ों में। और फेफड़ों में कहां पर? फेफड़ों की सेल्स में, फेफड़ों की कोशिका, जिसका नाम होता है एल्वेलाई। एल्वेलाई में पानी पस भर के एल्वेलाई फट जाती हैं, ऐसे बच्चे का खून खराब हो जाता है, और ऐसे बच्चे के फेफड़े खराब होके इस बच्चे को लास्ट में अटैक पड़ जाता है, वो बच्चा, उसकी डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं न्यूमोनिया बिगड़ना। अब आप कहोगे मैम क्या करें इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने उनके साथ सो रहे हैं आप, तो एसी थोड़ा सा सही से चलाएं। ऐसा नहीं है कि रात को एसी चलाई, सुबह एसी बंद कर रहे हैं, है ना। बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम
कोल्ड टेम्परेचर पे ना रखें। आपके घर में कूलर है तो उसकी सफाई करते रहें, मटके की सफाई करते रहें, एसी से गिरने वाले पानी की सफाई करते रहें। बारिश के मौसम में छत पे पानी ठहर जाता है, वो पानी 10 दिन तक ऐसे ही पड़ा है, तो उस पानी को निकालें। यानी कि अपने आसपास जो नमी वाला एरिया होता है उसकी सफाई, साफ सफाई रखनी चाहिए। और बच्चों को थोड़े से टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए छोटे बच्चे को। उसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एसी में रात को सुलाए, सुबह तक आप बच्चा आपका एसी में सो रहा है तो उसको जुकाम खांसी होकर भी उसका निमोनिया बिगड़ जाता है। ओके, तो ये हो गई आपके नेक्स्ट 4 नंबर पे न्यूमोनिया वाली। न्यूमोनिया के लिए डिप्लोकोकस नाम से ही वैक्सीन आता है मार्केट में। अब 5 में लिखो प्लेग, जिसको काली मौत का भी नाम दिया गया था, प्लेग। और हिंदी में इसको एक नाम और भी होता है इसका, ब्लैक डेथ। इंसान काला पड़ जाता है और काला पड़ के मर जाता है, तो इसको काली मृत्यु वाला, काली मौत। और इसका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसके पैथोजन का नाम तो इतना नहीं पूछते हैं। पैथोजन का मतलब होता है जो आपको बीमारी करता है, जो बाहर से आया आपके शरीर में, एंटर करा और आपको इन्फेक्शन कर गया। और जिसके थ्रू आया उसको वेक्टर, उसको वाहक बोलेंगे। तो बच्चा ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में ही बैक्टीरियाज के नाम नोट डाउन करने हैं। किसके थ्रू आता है? रैट, चूहा, चूहे के थ्रू होता है। तो एग्जाम में आता है कि जो माउस या रैट होते हैं उनके थ्रू कौन सी बीमारी फैलती है, तो आपको बताना है प्लेग फैलती है। चूहे के अंदर जनरली ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आप चूहे के कांटेक्ट में आ गए। अब कैसे आ जाते हो चूहे के कांटेक्ट में? 2 तरीके से आते हो। देखो बच्चा, कैसे कैसे प्लेग इंसान के पास कैसे आता है। ये चूहा था, इस चूहे में प्लेग वाले क्या है? बैक्टीरिया है। इस चूहे के अंदर प्लेग वाले बैक्टीरिया है। कौन सा? यर्सीनिया पेस्टिस। अब इस चूहे ने क्या किया? इस चूहे के अंदर बैक्टीरिया था। अब इस चूहे का खून वून पी लिया किसने? तो आप बताओगे एक तरीके की फ्ली होती है। फ्ली का मतलब होता है एक तरीके की मक्खी, लेकिन वो मक्खी ज्यादा ऊंची तक नहीं उड़ पाती है। ये कहाँ रहती है मक्खी? मैं आपको बताती हूँ। गाय भैंस जुगाली करते हैं ना, जुगाली करते हैं तो उनके माउथ के आसपास आपने एक अलग टाइप की मक्खी से भिनभिनाती हुई देखी होगी, उसको फ्ली कहते हैं, उसको फ्ली कहते हैं। तो इसने क्या किया? इस मक्खी ने इसको काट लिया, चूहे को। जैसे ही काटा उस चूहे को, तो उस चूहे से इस मक्खी में आ गया ये बैक्टीरिया। और फिर ये मक्खी से इस मक्खी ने मान लो इंसान को काट दिया, तो इंसान के बॉडी में आ गया। तो इंसान क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। किस बीमारी से? प्लेग से। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम देखते हैं हमारे घरों में खाना वाना हम बनाते हैं, रात को ढक के नहीं रखते हैं, चूहा आया खाने के अंदर मुंह दे गया, पानी पड़ा था मुंह दे गया, कोई ऐसे आपके घर में बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को चूहा चाट गया, सुबह आपने उसी बर्तन में खाना खा लिया बिना धोए, है ना, थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे चूहों से भी ये फैल सकता है प्लेग। ठीक है बच्चों, तो प्लेग कैसे फैलता है? तो प्लेग किसी चूहे के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, फिर उस चूहे को किसी मक्खी मच्छर ने काट दिया, और ऐसे ही मक्खी मच्छर ने आपको काट लिया, तो भैया आपके भी बॉडी के अंदर ये क्या छोड़ गया? आपको काटा तो काट के आपके बॉडी के अंदर ये क्या छोड़ गया? आपके बॉडी के अंदर प्लेग वाले बैक्टीरिया छोड़ गया, प्लेग वाले बैक्टीरिया छोड़ गया। तो इसका जो वेक्टर है ना, इसका वाहक, वो चूहे को माना जाता है। तो क्वेश्चन जो बनता है ना, वो यही बनता है कि चूहों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ब्लैक डेथ, काली बीमारी, या हम इसको बोलते हैं प्लेग। प्लेग, ठीक है। अब क्या होता है मैम, अगर ये आ गया हम लोगों में, ह्यूमन बॉडी में आ गया ये किसी भी तरीके से, होता क्या है? ऐसा, ये देखो बच्चा, देख रहे हो फोटो इमेज? मैं इमेज भी इसलिए लेके आती हूं आपके पास। क्या होता है? तो प्लेग वाले बैक्टीरिया सीधा आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ा चुकी हूं आपको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये बीमारी तो बहुत खतरनाक है मैम, सीधा कहां पहुंच जाती है? ब्रेन, दिमाग तक पहुंच जाती है। ये बीमारी तो आपके दिमाग तक पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ और क्या होता है? आपकी जो स्किन है ना, त्वचा है, उस पे ना ऐसे पहले ना काले कलर के छाले से पड़ेंगे, ऐसे ब्लैक स्पॉट पड़ेंगे, काले छाले से पड़ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे, और इनको ब्यूबो नाम दिया गया है। ब्यूबो हो जाते हैं स्किन के ऊपर।
ब्यूबो का मतलब है ऐसे एक छाला सा पड़ा, कोट सा धब्बा सा पड़ा काले रंग का, उसको ब्यूबो कहते हैं, ब्यूबो। इनको ब्यूबो नाम दिया जाता है। और फिर धीरे 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 अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इस तरीके से ये पूरे नाखून काले पड़ जाएंगे, हाथ पांव की उंगलियां काली पड़ जाएगी, और ये धीरे 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 आपके चेस्ट में, आपके फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन कर देगा, जैसे अभी निमोनिया में पढ़ा था हमने। आपके फेफड़ों में ही कंप्लीटली आपके फेफड़ों को डैमेज कर देगा ये, जैसा हमने अभी न्यूमोनिया में पढ़ा। तो इसकी लास्ट कंडीशन जो होती है ना, वो न्यूमोनिक जैसी हो जाती है, न्यूमोनिया जैसी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है प्लेग या काली मौत। इंसान का शरीर ऐसे काला पड़ जाएगा, काला पड़ के मरेगा। देखो पहले इस तरीके से एक छाला सा हुआ, फिर ये छाला काला पड़ जाएगा, जैसे हाथ पांव के नाखून इस तरीके से काले पड़ जाएंगे, और ये बैक्टीरिया सीधा कहाँ, ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं। इंसान को लकवा जैसा भी हो सकता है, इंसान की बोलने की क्षमता गायब हो सकती है। तो कहने का मतलब बड़ी खतरनाक बीमारी है। लेकिन इंडिया में बहुत कम है ये, बिकॉज हमारे यहाँ के चूहे में ये बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहते हैं। साउथ अफ्रीका साइड आज भी बीमारी से हर साल लाखों लोग मरते हैं, अपने यहाँ इतना नहीं है। बाकी बचने के लिए उपाय तो बहुत है, आप समझ ही सकते हो। मच्छर वच्छर से दूर रहिए और चूहे वूहे से बच के रहिए। ओके, समझ में आ गई। तो ये होगी प्लेग, या जिसको काली मौत कहते हैं। सीधा नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, बॉडी को काला कर देती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिनको हम ब्यूबो का नाम देते हैं, जिनको हम ब्यूबो का नाम देते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखो टिटनस। टिटनस, टिटनस। आपको कभी चोट लग जाती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हो, डॉक्टर टिटनस का इंजेक्शन लगाना ना। कभी सोचा ऐसा क्यों? आपको कैसे पता लग गया, आपको कैसे पता लग गया कि आपके बॉडी में टिटनस आने वाला है? हाँ, होता है ना, कभी लोहे से कट गया, चाकू से कट गया, ब्लेड से कट गया, है ना, या हम लोहे के वगैरह से कुछ काम कर रहे थे, उससे कट गया, पाँव में चोट लग गई, कील चुभ गई पाँव में। डॉक्टर के पास तुरंत जाके डॉक्टर के क्या बोलते हो आप, डॉक्टर मेरे ना कील की लग गई, लोहे की लग गई, तो आप मेरे को टिटनस का इंजेक्शन लगा दो, कहते हैं ना ऐसा। ऐसा क्यों होता है उसको जानो पहले। टिटनस एक टाइप के बैक्टीरिया से ही होता है। अब टिटनस के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो कौन है, यानी कि इसका पैथोजन कौन है। देखो एग्जाम में या तो पैथोजन पूछेगा या वेक्टर पूछेगा, बस सिंपल सी बात है। एग्जाम में पूछेगा चूहे से कौन सी होती है, मॉइस्चर वाले नमी वाले पानी से कौन सी होती है, मच्छर से कौन सी होती है ना। ये सारे एग्जाम में या तो पैथोजन पूछेगा या इनके वेक्टर पूछेगा। तो आपको यही याद करने हैं बीमारियों में मेन पैथोजन और वेक्टर ही हैं, बस यही तो है। सिम्टम्स कोई नहीं पूछता एग्जाम में, लक्षण नहीं पूछे जाते हैं। लक्षण कोई एक थोड़ी होता है किसी बीमारी का, बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो क्या पूछेगा वो। तो टिटनस जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी कहा जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी इस नाम का बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया, ये कहाँ रहता है? ये सोइल में, मिट्टी में रहता है, धूल मिट्टी में। दूसरा, ये किसी मेटल के ऊपर चिपका हुआ हो सकता है, जैसे बहुत दिनों तक कोई मेटल पड़ी है आपके घर में, लोहे वोहे की कोई धातु पड़ी है, उसके ऊपर चिपका पड़ा हुआ हो सकता है, या डस्ट में, डस्ट का मतलब धूल मिट्टी वाले एरिया में ये रह सकता है। अब मैम हमें जब चोट लगती है, घाव पड़ता है, तो हम टिटनस का इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं, क्वेश्चन ये था ना बच्चा। कहीं पर भी आपके बॉडी में कोई वुंड हो गया, वुंड का मतलब होता है घाव पड़ गया, आपको चोट लग गई किसी भी चीज की, चोट लग गई तो घाव पड़ गया। अब घाव खुला है, यानी कि उस घाव को आपने पट्टी से कवर नहीं कर रखा, तो धूल मिट्टी से या किसी मेटल को आपने, किसी मेटल के टच में चले गए, तो उस घाव से, जो घाव पड़ा था ना, उस घाव से आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। कैसे? देखो फोटो दिखाती हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो आप कहीं पार्क वार्क में थे, आपको चोट लग गई, ये देखो आपको घाव पड़ गया, घाव पड़ गया, तो आपने इस घाव को, इस चोट को आपने खुला छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई पट्टी वट्टी नहीं करी, इसे कवर नहीं करा। कवर नहीं करोगे तो इस धूल मिट्टी में कौन से थे? बैक्टीरिया थे, टिटनस वाले। तो ये बैक्टीरिया इस घाव से चले गए, यानी कि ये जो बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके बॉडी में नहीं आते हैं,
कहीं पर कोई घाव पड़ी है, कोई चोट लगी है ना, तब ये बैक्टीरिया एंटर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जब हमारा हाथ कट जाता है कोई ब्लेड से या कोई लोहे की वस्तु से, कोई चीज से हाथ कट जाता है, कोई घाव पड़ जाता है, तो हम टिटनेस का इंजेक्शन तुरंत लगवाने चले जाते हैं, क्योंकि घाव पड़ गया है। उस घाव से आप टिटनेस वाले बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, तो उनके करने से पहले ही टीका लगवा लो ना, ताकि अगर वो आ भी गए तो आपको टीका लगा हुआ तो आपको कुछ करेंगे नहीं वो, इसलिए ऐसा करते हैं। अब क्या क्या होता है इस टिटनेस के अंदर? टिटनेस के अंदर बुखार आएगी आपको, अगर आपको कोई चोट लगी, आपने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो टिटनेस वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे। बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा। साथ में मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, हाथ पांव में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग जाएगा, जिस हिस्से में लगी है उस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा। लोग जो ये जो जबड़े हैं ना, ये लोक हो जाएंगे ऐसे। अभी देखो कितने जबड़ा आपका खुल रहा है, चल रहा है, ये जबड़े लोक हो जाते हैं। इसीलिए ना इस बीमारी को लोकजो डिजीज भी कहते हैं। लोकजो का मतलब होता है जबड़ों में लोक लग गया, जबड़ों में प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं होगा, ये हिलेगा नहीं, जबड़े बोल नहीं पाओगे, खाना अच्छे से चबा के नहीं खा पाओगे, इसलिए इसे जबड़े बंद होने वाली बीमारी भी कहते हैं। जबड़े लॉक हो गए, बंद हो गए जबड़े। और साथ में उसके साथ आपको बहुत पसीना आएगा, बहुत स्वेटिंग होगी, और आप कोई खाना खाओगे तो उस खाना खाने को निगलने में गले में बहुत दर्द होगा, स्वॉल करने में, खाने को स्वॉलिंग में बहुत पेन होगा। तो टिटनेस का सिम्टम्स क्या है? बुखार आएगी, बीपी हाई रहेगा, जबड़ों में दर्द होगा। ये जबड़े, आप किसी से बात करोगे, खाना खाओगे तो जबड़े में दर्द, जो खाना खाया उसको निगलोगे तो इस गले वाले पार्ट में दर्द, जिस हिस्से में चोट लगी थी उस पूरे पार्ट में नमनेस, यानी कि ऐसा सूनापन सा आ जाता है, कुछ महसूस ही नहीं होता उस पार्ट में। इसका मतलब आपको टिटनेस हो चुका है, आपको कहीं ना कहीं चोट लगी थी और आपने उस चोट को कवर नहीं करा। इसलिए तो कहते हैं अगर आपको चोट लगी है तो उसको पट्टी से कवर कर लो तुरंत, नहीं तो क्या फैल जाएगा, नहीं तो उसमें टिटनेस वगैरह आ जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। अब मैम हम टिटनेस से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन लगवाते हैं? इसके लिए बिल्कुल मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, जिस वैक्सीन का नाम है डीपीटी वैक्सीन। इसके लिए जो टीका आता है उस टीके का नाम है डीपीटी। इसको स्टार कर लेना बच्चा, स्टार का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है अक्सर। अभी जो डीपीटी है ना, इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। ये जो टीका है ना, टीका एक है लेकिन 3 बीमारियों से बचाता है आपको। ट्रिपल का मतलब 3 एंटीजन वैक्सीन, 3 एंटीजन वाला वैक्सीन, 3 बीमारियों का एक ही साथ टीका लग जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है? इस डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी, यानी कि खांसी आती जा रही है, आती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, काली खांसी। और टी फॉर टिटनस, टिटनस। एक इंजेक्शन लगाओ, 3 बीमारियों से बच जाओ। एग्जाम में आता है डीपीटी का वैक्सीन कौन कौन सी बीमारी से बचने के लिए लगाते हैं, तो ऑप्शन में ये तीनों हो सकते हैं। एग्जाम में आता है टिटनस से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, डीपीटी। एग्जाम में आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। ये जो बीमार, ये वैक्सीन के नाम लिखवा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं एग्जाम में। किस बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका लगता है, बीसीजी बताया था एक आपको मैंने, है ना, एक ये बता दिया डीपीटी। ये वैक्सीन नोट करते जाना साथ साथ में, ये वैक्सीन से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो डीपीटी का मतलब है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। यही डॉक्टर लगाता है टिटनस की वैक्सीन में। अब ब्रांड अलग अलग ब्रांड की आती है, जैसे आपने कोरोना का लगाया तो कोवैक्सीन लगवाया होगा आपने, अलग ब्रांड का था। फाइजर एक अलग ब्रांड था। तो वो अलग अलग ब्रांड अलग अलग निकालते हैं, कुछ इंडियन बनी हुई होती हैं, कुछ बाहर की, विदेश से हम विदेश से लेते हैं हम, है ना। तो टिटनस में जबड़े लोक हो जाते हैं, बुखार रहता है, और टिटनस डायरेक्टली टिटनस वाले बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर नहीं करते हैं। ये किसके थ्रू करते हैं? कहीं पर कोई घाव पड़ा है, कोई चोट लगी है, तो उस घाव के थ्रू हमारे बॉडी में ये आते हैं। आपके आसपास की मिट्टी में, कोनों में जो जाल वाल लग जाते हैं उनमें, हल्की फुल्की जो डस्ट होती है उसमें, उन सब में ये रहते हैं और उससे ही हमारे बॉडी में आ जाते हैं। हो गया?
चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है डिप्थीरिया, लिख लेते हैं इसी के लिए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये भी पढ़ लेते हैं यहीं पर। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बीमारी में होता क्या है? कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत ही रेयरली होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से, जिस वायरस का नाम होता है कॉर्नेबैक्टीरियम स्पीसीज। कॉर्नेबैक्टीरियम नाम की प्रजाति है उसके बैक्टीरिया। तो लिख लीजिए कि जो डिप्थीरिया का जो पैथोजन होता है, डिप्थीरिया का पैथोजन, रोगजनक भी एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं सारी। लास्ट में हम एक एक करके सारी के नाम भी नोट करेंगे आज। कौन सा बैक्टीरिया? कॉर्नेबैक्टीरियम, CORNY, CORNY, बैक्टीरियम, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। आप तो सिर्फ कॉर्नेबैक्टीरियम ही नाम लिख लो। ये बैक्टीरिया आएंगे और आके आपके बॉडी में डिप्थीरिया नाम की बीमारी कर देते हैं। अब ये बैक्टीरिया कैसे आते हैं, जरा थोड़ी बात समझ लीजिए। नाक और गले से एंटर करते हैं ये कहां से एंटर करते हैं हमारे बॉडी में? यानी कि ये नोज और साथ में थ्रोट, गले वाले पार्ट से, नाक और गले वाले पार्ट से ये एंटर कर जाते हैं ये बैक्टीरिया। यानी कि ये हवा में रहते हैं, इनका वेक्टर एयर होता है, हवा में रहते हैं ये। अब आके क्या करते हैं ये, तो इस स्लाइड को थोड़ा देखने की कोशिश करना। विश्व में ये 2021 का डेटा है, WHO ने जारी किया था। 2021 में पूरे संसार में 8,638 केस डिप्थीरिया के थे। 8,638, और हर साल इतना ही रहता है, 7-8 हजार पूरे वर्ल्ड में डिप्थीरिया के पेशेंट्स मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होती है, ऐसे आप खुजलाते हो आंखें लाल हो जाएंगी, और गले में सूजन आ जाएगी, गले में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, टॉन्सिल्स फूल जाएंगे, गले में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, कुछ भी पानी वानी भी पियोगे तो बहुत पेन होगा। साथ में नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी गिरेगा सारा दिन, जुकाम सा लगेगा आपको, और जो आपकी नाक में और जो गले में ग्रंथियां होती है ना, उसमें सूजन आ जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, जीभ जो होती है ना, वो फटने लग जाती है, उसमें पस पड़ने लग जाता है। और ये जो गले वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, उनमें पस सा पड़ जाता है, कुछ ऐसा सा, ये देखो ऐसा हो जाता है डिप्थीरिया। अगर डिप्थीरिया बिगड़ गया ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ना आपका टॉन्सिल वाला हिस्सा, और ये जीभ का आखिरी हिस्सा, इसमें जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो सूज जाती हैं और फिर उनमें पस पड़ने लग जाता है। अब आप ना कुछ खा पाओगे ना पी पाओगे। ये बहुत रेयर बीमारी है, देखो ना पूरे वर्ल्ड में 8-9 हजार ही केस हैं, बहुत रेयर है, इसीलिए रेयर है ना। चलो, तो ये डिप्थीरिया है, इस तरीके का डिप्थीरिया हो जाता है। तो डिप्थीरिया के अंदर क्या क्या? गले में सूजन, नाक से पानी गिरेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, नाक में और जो गले में आपकी ग्रंथियां होती हैं उसमें सूजन आ जाता है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, इस हिस्से में बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा पस सा पड़ रहा है। और पस की जब आप थूकोगे तो उस थूक में आपका जो आप स्पिट करोगे, उस थूक में आपके पस सा आएगा, आपको लगेगा पस हो गया बहुत ज्यादा। और ये कैसे? अब ऐसे इंसान के पास आप बैठ गए जिस इंसान को डिप्थीरिया है, तो उस इंसान ने छींका, खांसा, तो आपके बॉडी में ये आ गया बाय ड्रॉपलेट थ्रू स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, कफिंग का मतलब कफ, और उसके पर्सनल कांटेक्ट में आ गया तो आपके बॉडी में भी आ जाएगा ये। भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी छींकने खांसने से जो बूंदें गिर रही हैं सलाइवा की, लार की, उससे हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम इसका प्रिवेंशन क्या है, यानी कि बचाव क्या है? तो बचाव वही है, बच्चा जब छोटा बच्चा होता है उस बच्चे को 6 से लेकर 14वां वीक का होता है वो, तब उसको डीपीटी का इंजेक्शन डॉक्टर दे देता है। ये रेयर क्यों है? क्योंकि अब बीमारी खत्म होने लग गई है, क्योंकि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। और कौन सा वैक्सीन? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, 3 एंटीजन वाला, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। कब लगता है? जब बच्चा 6 सप्ताह से लेकर 10 सप्ताह का है।
10वें वीक के बीच में बच्चे को ये वाला वैक्सीन लगवाना जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर बहुत खतरनाक बीमारियां बच्चे को हो सकती हैं, जैसे डिप्थीरिया, जैसे काली खांसी, पर्टुसिस, जैसे टिटनस। ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये रेयर क्यों है? क्योंकि ये खत्म होना शुरू हो गई है, ये खत्म होना शुरू हो गई है। वैक्सीन लग जाता है, अपने इंडिया में भी लगता है, हर बच्चे को लगता है। तो 7 नंबर पे डिप्थीरिया। चलो अब 8 नंबर पे कौन सी आती है? 8 नंबर पे जो हमने स्लाइड्स में लगा रखी है वही अपन पढ़ लेते हैं। लेप्रोसी। लिखो, लेप्रोसी 8 नंबर पे आती है। लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा, गांधी जी ने एक बार एक दवाई बनाई थी, एक लेप बनाया था। किस बीमारी से बचने के लिए? कुष्ठ रोग से बचने के लिए, लेप्रोसी से बचने के लिए। अब ये लेप्रोसी होता क्या है? लेप्रोसी एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन होता है। पहले लिख लो, इसका पैथोजन कौन है? पैथोजन का मतलब कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। इसका रोग जनक क्या है, यानी कि इस रोग को कौन जन्म देता है? आप बताओगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया आया तो आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग कर देगा। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग कर देगा। अब ये बैक्टीरिया कैसे आता है? ये स्किन के कांटेक्ट से, स्किन, त्वचा के, किसी के स्किन के कांटेक्ट में आप चले गए जिसको लेप्रोसी था, उससे आ जाएगा। ऐसा हो जाता है लेप्रोसी में। ये था माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, और ये बैक्टीरिया आ गए आपके बॉडी में तो बच्चा इस तरीके का कुष्ठ रोग हो जाता है। इस फोटो से देखो आप, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर लाइट कलर के स्पॉट्स पड़ते हैं आपकी स्किन पे, ऐसे ऐसे धब्बे पड़ने लग जाएंगे। ऐसे शुरुआत में तो ये लाइट से कलर के दिखेंगे, और उसके बाद धीरे 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 इनके अंदर खून सा दिखना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा इसमें खून भर गया है, फिर ये फट जाते हैं और फट के इनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। और अगर घर में एक इंसान को है तो सारे इंसान को हो जाता था ये। अब नहीं है ये, अब इतना नहीं है लेप्रोसी। तो ये एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन होता है। अगर आपने घर में देखो किसी को हुआ, उसके कपड़ों के साथ आपने अपने कपड़े धो लिया, उसके हाथ वगैरह हाथ मिला लिया आपने, या कैसे भी अपन छोटे छोटे भाई बहनों के साथ रहते हैं तो, है ना, साथ में खेलते कूदते हैं, तो अगर एक को हुआ तो सबको हो जाएगा। इस तरीके के स्किन के ऊपर पहले तो हल्के से ट्रांसपेरेंट से कलर के धब्बे पड़ेंगे, फिर 2-3 वीक के बाद उन धब्बों में खून भरना शुरू हो जाएगा और वो छाले से ऐसे फट जाएंगे, और फटकर उससे खून बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर वो जगह, जिस जगह पे हुए ना, वो जगह सड़ जाती है, वो चमड़ी सड़ जाती है आपकी, और उससे बदबू भी आती है बहुत गंदी। मसल्स कमजोर हो जाएंगी, और हाथ और पांव में नमनेस, नमनेस का मतलब होता है सूनापन, सूने हो जाएंगे हाथ पांव, ऐसा लगेगा ही नहीं हाथ पांव है आपके। और इस बीमारी का एक नाम और भी है, लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। हैंसन्स डिजीज, क्योंकि हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने इन बैक्टीरियाज के बारे में बताया था कि भैया ये जो बैक्टीरिया है ना, इनसे ये खतरनाक बीमारी हो रही है, इसीलिए इसका नाम हैंसन बीमारी भी पड़ गया, हैंसन्स डिजीज भी पड़ गया। तो एग्जाम में आ जाए, कुष्ठ रोग से बचने के लिए क्या करते हैं? अब तो इसके लिए टीका भी लगता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियों से भी दवाइयां बन के आ गई हैं मार्केट में, तो वो उन सबसे ये क्योर हो जाता है। तो लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से ही होने वाला बीमारी है। इसमें क्या होता है, त्वचा संक्रमित हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन डिजीज है, और ये एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब हो गया ये संक्रामक रोग है, यानी कि एक को हुआ, उस इंसान के आपने खाना खा लिया, उसके साथ उसका जूठा पानी पी लिया, जूठा खाना खा लिया, आपने उसके कपड़े पहन लिए, उसके कपड़ों के साथ अपने कपड़े धो लिए, आपने उससे हैंडशेक कर लिया, उसके पास बैठ गए, तो आपको भी ये हो जाता है, तो आपको भी ये हो जाता है। और इसी को लेप्रोसी, इसी को हैंसन्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी के बारे में हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। 9 नंबर पे आती है
9 नंबर पे लिखो सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस डिजीज, सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस रोग एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ये एक एसटीडी डिजीज है। अब दोनों बात, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, एक होता है सिफिलिस, एक होता है गोनोरिया। दोनों साथ ही पढ़ लो क्योंकि दोनों में कुछ बातें कॉमन सी हैं। देखो मैंने कहा था ना लेप्रोसी के लिए वैक्सीन आता है LEP-F1, ये लेप्रोसी के लिए लगता है ये टीका, LEP टीका, LEP का। देखो एक होता है गोनोरिया, ये दोनों आप साथ में लिख लेना। 9 और 10 नंबर पे भी यहां लिख ही लो, इसी कलर से लिख लो, सिफिलिस, और 10 नंबर पे लिख लो गोनोरिया, गोनोरिया। ये दोनों बीमारी में ना एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? पहले ये सुनो, ये भी एक टाइप का एसटीडी है, ये भी एक टाइप का एसटीडी है। अब एसटीडी का मतलब वो पीसीयू सेंटर नहीं है। एसटीडी का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यानी कि लड़का लड़की में जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं तो उनके थ्रू भी एक दूसरे में फैल जाए, तो उस डिजीज को एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं यौन संचरित रोग। यौन संबंध बनाने से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, उस बीमारी को यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम दिया जाता है। एग्जाम में आता है, डालेगा ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी बीमारी एक एसटीडी है, तो वहां पे ऑप्शन में ढूंढ लेना सिफिलिस, ऑप्शन में ढूंढ लेना गोनोरिया। अब इन दोनों का बैक्टीरिया अलग अलग है, इसका अलग बैक्टीरिया होगा, सिम्टम्स दोनों के एक जैसे से दिखते हैं, पैथोजन इसका अलग होगा रोगजनक, और उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बैक्टीरिया तो अलग अलग है ना, तभी तो बीमारी का नाम अलग अलग हुआ ना। अगर बैक्टीरिया कॉमन होता तो फिर बीमारी का नाम तो एक ही पड़ जाता ना। तो जो सिफिलिस होता है वो ट्रिपेनेमोपैलेडियम की वजह से होता है। पहले सिफिलिस के बारे में पढ़ लेते हैं, दिखा देती हूँ। ट्रिपेनोमा पैलेडियम, ट्रिपेनोमा पैलेडियम इस नाम का बैक्टीरिया होता है। ट्रिपेनोमा पैलेडियम ये कहां से आता है? इस सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आता है। इस स्लाइड को देखने के थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सिफिलिस, सिफिलिस किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। अब इसमें सबसे पहले स्टेज 1 क्या होती है? पेनलेस सोर। देखो इस तरीके के ऐसे छाले पड़ जाते हैं, ऐसे धब्बा सा पड़ जाएगा, घाव पड़ जाएगा सिफिलिस के अंदर। अब ये घाव आपके होंठ पे हो सकता है, आपकी नाक के अंदर वाले हिस्से में हो सकता है, लिप्स के यहाँ हो सकता है, या आपके जो जेनाइटल एरिया होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें भी हो जाता है ये, ठीक है। और उस कंडीशन में मान लो मेल या फीमेल बॉडी के किसी सेक्सुअल ऑर्गन पे सिफिलिस वाले घाव पड़े हैं, उसको सिफिलिस है। तो ऐसे लड़का लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो गया तो भाई वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, इसीलिए हम इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, ऐसे हाथ वगैरह पर इस तरीके के घाव से पड़ने लग जाते हैं, और इन घाव में पस भर के खून भरना शुरू हो जाता है। और ये घाव आपके जीभ पे हो सकते हैं, साथ में आपके होंठ पे हो सकते हैं, और आपके जो जेनाइटल एरिया होते हैं उस पे हो जाते हैं। अब क्या होता है सिफिलिस के बारे में देखो, सिफिलिस किसकी वजह से? ट्रिपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया, ये पैथोजन है इसका, ये रोगजनक है, ये आएगा आपके बॉडी में और आके आपको सिफिलिस कर देगा। अब सिफिलिस से क्या हो जाएगा? तो जरा ध्यान से सुन लो। सिफिलिस से सर में दर्द होगा, स्किन पे अल्सर, स्किन पे छाले पड़ेंगे, मांसपेशियों में दर्द होगा, बुखार होगा बहुत ज्यादा। ये तो प्राइमरी कंडीशन है। फिर सेकेंडरी कंडीशन में आपके बॉडी में अंदर ही देखो, ये घाव जब तक बाहर पड़े थे तब तो ठीक थे, अब ये अंदर हो गए आपकी आंतों वातों में, लीवर में कहीं पे, तो अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल तरीके से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं, जैसे आपका लीवर, जैसे आपका हार्ट, आपकी किडनी, इनमें अंदर अंदर की तरफ अल्सर पड़ के, ऐसे छाले पड़ के अगर अंदर ही फूटने लग गए तो उससे क्या हो जाता है, उससे बच्चा, इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। ओके,
अब इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिसको सिफिलिस है। ऐसे लोगों से सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करें तो प्रोटेक्शन यूज करें या फिर अवॉइड करें उस चीज को। बाकी आप सिफिलिस का टेस्ट करवाते रहें। ये सारी आपके थोड़ा सा प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स से आपका इलाज करेगा। तो ये सिफिलिस भी सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू आता है या यूरिनरी ट्रैक से आ जाता है ना। आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो तो पब्लिक टॉयलेट से भी आ जाता है। अब बात करते हैं बच्चा गोनोरिया। गोनोरिया तो सिफिलिस के बारे में आप लिख लेना, बाकी सिम्टम्स ना भी लिखोगे तो चलेगा। इसके बारे में बात याद करने वाली सिर्फ ये दो थी, दोनों आपको याद होनी चाहिए। कहाँ से फैलता है? सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू। अगर किसी इंसान के कांटेक्ट में आ गया जिसको सिफिलिस है, आपने उसका हैंडशेक वगैरह करा उसके साथ, तो आपको आ जाता है। बात आती है कि मैम गोनोरिया किसकी वजह से होता है? गोनोरिया होता है निजेरियन गोनोरी बैक्टीरिया से। निजेरियन गोनोरी बैक्टीरिया से, NEISSERIN लिख दो। निजेरियन गोनोरी बैक्टीरिया, इसका जो पैथोजन होता है उसको बोलते हैं निजेरियन गोनोरी बैक्टीरिया। गोनोरी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। अब ये भी क्या है? ये भी एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और साथ में ये यूरिनरी ट्रैक के थ्रू भी आ जाती है। यूरिनरी ट्रैक का मतलब है जब आप क्या करते हो, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में जाते हो जहां पे बहुत सारे लोगों ने पेशाब किया, और अब पब्लिक टॉयलेट साफ सफाई इतने अच्छे से तो होती नहीं है, तो उन पब्लिक टॉयलेट में जब किसी इंसान ने क्या किया, पेशाब किया, और मान लो उस पेशाब में क्या थे, गोनोरिया वाले बैक्टीरिया थे। अब उसी टॉयलेट को आपने यूज कर लिया तो आपके बॉडी में यूरिनरी ट्रैक से, यानी कि जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है जहां से आप पेशाब करते हैं, उस हिस्से से एंटर हो जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, फीमेल में भी आ जाता है, मेल में भी आ जाता है, इस तरीके से एंटर कर जाता है। फिर क्या होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, उसके साथ बहुत ज्यादा जब पेशाब करेगा इंसान तब भी उसको दर्द महसूस होगा, और इसके साथ साथ जो मेल और फीमेल के, जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, और जो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, और साथ में जैसे लोगों से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनसे सारा दिन डिस्चार्ज निकलता रहता है, यानी कि पानी निकलता रहता है। तो ये भी एक एसटीडी और यूरिनरी ट्रैक से फैलने वाली बीमारी है। तो ये 10 बीमारियां थी जो बैक्टीरिया से होने वाली थी। बैक्टीरियल डिजीज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप 10 के 10 नाम लिख लें एक बार। कल के क्लास में हम वायरस डिजीज स्टार्ट करेंगे। अब बैक्टीरियल वाली 10 की 10 बताओ जरा, कौन कौन सी? टीबी, टाइफाइड जिसको आप मियादी बुखार भी कहते हैं या तिपेदिक बुखार भी कहते हैं। 3 नंबर पर, अच्छा नंबरिंग करते जाओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे लिखो कोलेरा, कोलेरा, हेजा। 4 नंबर पे लिखो बच्चा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। 5 नंबर पे लिखो टिटनस, टिटनस 5। 6 नंबर पे लिखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। 7 नंबर पे लिखो, 7 नंबर पे लिखो सिफिलिस रोग, सिफिलिस हिंदी में सेम नाम है सिफिलिस। 8 नंबर पे लिख दो गोनोरिया, गोनोरिया रोग, गोनोरिया। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एसटीडी है। इसके अलावा इनमें से कोई भी एसटीडी नहीं था, मैंने इसके अलावा कोई भी नहीं बताया एसटीडी। 9 नंबर पे लिखो लेप्रोसी। अब कौन सा छूट गया वो आप बताओ यार। लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। एक कौन सी बीमारी छूट गई जो मुझे याद नहीं आ रही है? अब आपको याद आ जाएगी। मैंने इतनी बता दी, आप और बता दो। चूहे वाली, प्लेग, प्लेग। ये लो, ये आपकी बीमारियां हैं 10 जो बैक्टीरिया से होती हैं, सारी एग्जाम में आती है। अब टीबी में कहाँ इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, कोलेरा में क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है, टिटनस से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन, डीपीटी किसके लिए लगाते हैं, बीसीजी किसके लिए लगाते हैं, साथ में आपको चूहे से कौन सी हो जाती है, और इनमें से कौन कौन सी हैं जो एसटीडी हैं, यानी कौन कौन सी हैं जो यौन संचरित रोग हैं। तो ये टोटल 10 हो गई। अब हम कल की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे
वायरस पहले बताऊंगी वायरस होते क्या है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, थोड़े से वायरस के बारे में बात करेंगे, फिर हम वायरस डिजीज पढ़ेंगे। वायरस डिजीज ज्यादा है, इसको पढ़ाने में 2 क्लास लगेगी। फिर एक क्लास में अपनी हो जाएंगी प्रोटोजोनल और फंगस, फिर एक क्लास में हम जेनेटिक डिजीजेस करेंगे। ओके।